गैस के दाम क्या हो गए, गैस मिल नहीं रही है, कमर्शियल सिलेंडर पर रेट बढ़ गए हैं, पेट्रोल डीजल महंगा हो गया है, घरेलू महिलाओं को रोजगार मिल नहीं रहा है, आशा आंगनबाड़ी बहनें, पंचायत सहायक, भोजन माता, उनको उनका हक मिल नहीं रहा है। 2000, 3000, 4000, 6000 में काम करना पड़ रहा है और इतना ही खर्च परिवार का आ जा रहा है। अगर अच्छी शिक्षा देनी हो तो शिक्षा महंगी हो गई है, सरकारी स्कूलों में उस तरह की शिक्षा मिल नहीं रही है और जो प्राइवेट स्कूल है वहां पढ़ाने के लिए बहुत पैसों की जरूरत है। सरकारी अस्पतालों में अच्छा इलाज हो नहीं रहा है और प्राइवेट हॉस्पिटलों में इलाज महंगा है। ऐसे समय में हम लोग अपने परिवार को कैसे आगे बढ़ाएं, ये हमारे सामने बड़ा चैलेंज है। इस चैलेंज का मुकाबला लोकतंत्र में फैसले लेके किया जा सकता है। हम जो करने वाले हैं उसमें भी जो महिलाओं के लिए करने वाले हैं, मैं उन कुछ चीजों पे प्रकाश डालना चाहूंगा और आपसे आग्रह करूंगा कि आप उनका प्रचार प्रसार करें। इसमें हम लोग पुरुषों को भी पीछे नहीं रखेंगे, लेकिन महिलाओं के लिए विशेषकर करने की आवश्यकता है, क्योंकि महिलाओं की स्थिति पुरुषों की स्थिति की अपेक्षा खराब है। भाई उस तरह के हक अधिकार नहीं है, उस तरह की आजादी नहीं है, उस तरह के अवसर नहीं है, उस तरह के प्रयास नहीं हो रहे हैं, इसलिए महिलाओं पे ज्यादा काम करने की जरूरत है। और मैं मानता हूं अगर घर की महिलाओं के हाथ में पैसा और सम्मान उनका आ जाएगा तो उनको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, ना परिवार में ना किसी और जगह। तो महिलाओं का सशक्तिकरण बहुत जरूरी। उसके लिए महिलाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग लगा के रोजगार मिले। अभी अगर आप काम में कामकाजी महिलाएं होंगी तो मुश्किल से 5, 6, 7, 8 हजार रुपए महीने के आप लोग कमा पाते हो। ये पर्याप्त नहीं है घर चलाने के लिए। हम लोग प्रयास कर रहे हैं, हमने केंद्र सरकार से लड़ाई लड़के न्यूनतम वेजेस लागू किया था। न्यूनतम वेजेस है जो अकुशल लेबर है उनको 753 रुपए मिनिमम मिलना चाहिए। अगर वो खेती का काम करें, किसी के दफ्तर में काम करें, किसी कंपनी में काम करें, किसी की फैक्ट्री में काम करें, कहीं और अलग जगह काम करें, सरकारी डिपार्टमेंट में संविदा पे, ठेकेदारी पे काम करें, तो कम से कम एक दिन की दिहाड़ी मजदूरी उनको 750 रुपये मिलनी चाहिए। जब जाके वो कुछ पैसा खर्च करके अपने परिवार पे कुछ पैसा बचा पाएंगी, अपने आप को मजबूत रखने के लिए, अपने सपने पूरे करने के लिए। और ये केंद्र की सरकार ने हमारे विरोध के बाद जारी भी कर दिया, लेकिन राज्य सरकार उसको नहीं दे रही। राज्य सरकार उसकी जगह आज भी महिलाओं को मजबूर कर रही है 250 रुपए, 300 रुपए, 400 रुपए पे काम करने के लिए, और वो भी समय पे नहीं मिलते, वो भी रोज नहीं मिलता काम। तो ऐसे में क्या गरीब परिवार सरवाइव कर पाएंगे? क्या गरीब परिवार आगे बढ़ पाएंगे? क्या गरीब परिवार मुख्य धारा में पहुंच पाएंगे? क्या उनको भी उसी तरह का सम्मान और अधिकार मिल पाएगा जिसके लिए संविधान को आजादी देता है? तो जवाब है नहीं। आज शराब और नशा हमारे समाज में सबसे बड़ी मुसीबत बन गया। अब तो पहले तो ये कमजोर वर्ग के लोग, किसान मजदूर परिवार के, अब तो मुस्लिम समाज के लोग भी नशे में डूबने लगे। और नशे से क्या मिल रहा है? एक तो आपका शरीर खराब हो जा रहा है, दूसरा आपका सम्मान चला जा रहा है, तीसरा आपको आर्थिक नुकसान हो जा रहा है। अब इस नशे को रोकने के लिए हम लोगों ने तो मन पक्का कर लिया कि हम जितने भी शराब के ठेके हैं, राजकाज बनने पे उनको लाइब्रेरी में कन्वर्ट कर देंगे, वहां लाइब्रेरी बना देंगे, शराब की दुकानें बंद कर देंगे। बताओ, शराब की दुकानें बंद होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? जोर से बताओ, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? हाँ, क्यों बंद होनी चाहिए? क्योंकि 70% झगड़े समाज में शराब की वजह से होते हैं। अब पूरे दिन मजदूरी नहीं मिली, घर आया तो जाके पत्नी को पीटने लगा, माँ के साथ लड़ने लगा। हाँ, अब वो शराब बंद हम ही लोग कराएंगे, आप देख लेना। फिर दूसरा, सिर्फ ये नहीं है, एक्सीडेंट जो होते हैं जिनमें जान जाती है वो भी 70% नशे के कारण होते हैं। अगर आदमी होश में चलेगा तो जान नहीं गवाएगा अपनी, ठीक है, समझदारी चलेगा, उसको ये डर रहेगा मेरी बहन, मेरी पत्नी, मेरी माँ, मेरे बच्चे, मेरे पिता मेरा इंतजार कर रहे हैं, समझदारी से चलेगा। और कोई सही भी चल रहा है तो कोई पीछे से आकर टक्कर मार दे तो तब और नुकसान हो जाएगा।
हाँ, कमाए 500 रुपए, 250 रुपए शराब में खर्च कर दिए, तो आपके बच्चों को जो मिलना है अच्छा भोजन, अच्छा इलाज, अच्छी पढ़ाई, अच्छे कपड़े, अच्छे जूते, अच्छी सुविधाएं, अच्छे खिलौने, वो सब बर्बाद हो गए। इसलिए शराबबंदी होनी इस देश में, प्रदेश में बहुत जरूरी है। इसी से लोगों का बहुत बड़ा भला होगा, पैसे बचेंगे और जान भी सुरक्षित रहेगी, और जवानी, जो नौजवान रीढ़ है हमारी, उस नौजवानी को भी कमजोर नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि नशा धीरे धीरे अंदर से खत्म करता है। ये जहर है या नहीं है जहर, बताओ। अगर दवाई होती तो डॉक्टर दुकान पे बांटता ना, दुकान पे तो नहीं रखता हो। हाँ, जब नशा नहीं रहेगा फिर दवाई जरूरत पड़ेगी। दूसरा, बिजली का बिल की क्या स्थिति है अभी? क्या बिजली का बिल गरीबों के उसमें है दायरे में? अब तो प्रीपेड मीटर लग गए थे, हैं? एक बता दो, कोई एक बोल के बताओ। 2000 रुपए 5 साल से दुकान बंद है, फिर भी बिजली का बिल कितना आ रहा है? 2000 रुपए लग के आ रहा है। देखो, ये कह रहे हैं बिजली का बिल तो आ ही रहा, लेकिन 2000 रुपए एक्स्ट्रा लगा रहा। अब आप देखो, इस सरकार ने वादा किया, अब सुन लो, इस सरकार ने वादा किया था कि हम बिजली का बिल माफ कर देंगे, गरीबों का बिजली का बिल माफ कर देंगे। इन्होंने ये भी कहा किसानों का बिजली का बिल माफ कर देंगे, लेकिन ना किसानों का ना गरीबों का किया, उल्टा प्रीपेड मीटर लगा दिए। और प्रीपेड मीटर क्या है? पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, पहले रिचार्ज करो फिर बिजली ले लो। अब रात में अगर सोचो आज मेरी दिहाड़ी नहीं लगी, आज मेरे में पैसे नहीं है, या कोई आदमी कमाने बाहर गया, आज पैसे नहीं पहुंच पाए, बिजली रिचार्ज खत्म हो गया, तो उसके बच्चे अंधेरे में रहेंगे। उनके बच्चों की पढ़ाई करनी हो, उनको खाना बनाना हो, उनको रोशनी की आवश्यकता हो, आना जाना हो, महिला की सुरक्षा का हिस्सा है, बेटियों की सुरक्षा, तो कहाँ जाएंगे? तो इस सरकार की संवेदनाएं भी गरीबों के प्रति मर गई है। इनको सिर्फ पैसा चाहिए। इस बिजली के बिल को, ये बिजली का बिल 5 साल पहले भी आता था, 10 साल पहले भी आता था, 400-500 रुपए का आता था, बिजली मिलती थी। अब रात को कितनी कटौती हो रही है, कई कई घंटे की। हमने तो रात ही देखी, हम यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में रुके तो खूब बिजली कटौती हो रही है, और गर्मी इतनी, और ऐसे में बिजली कटौती हो जाए तो कहाँ जाएगा गरीब आदमी? चलो पुरुष तो घूम लेगा, छत पे चला जाएगा, महिलाएं कहाँ जाएंगी? छोटे बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगी? बच्चियां कहाँ जाएंगी? उनके सम्मान की रक्षा कैसे होगी? उनकी इज्जत की रक्षा कैसे होगी? इसलिए मैं कह रहा हूं कि सरकार को ऐसे सारे मुद्दों पे गंभीरता से काम करना चाहिए जो गरीब जनता को परेशान कर रहे हैं। इसलिए मैं आज आपको कह रहा हूं, आजाद समाज पार्टी की सरकार आएगी तो बिजली 300 यूनिट फ्री दी जाएगी हर गरीब परिवार को। और सिर्फ बिजली फ्री नहीं देंगे, इसको प्रीपेड मीटर खत्म करके 400-500 रुपए वाले पुराने बिल को लागू करेंगे, जिससे कि गरीबों की जेब पे डाका ना पड़े। समझे आप मेरी बात को? और सबसे जो इम्पोर्टेंट हम लोग करेंगे, आपके यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी दिख रहे हैं, कक्षा 1 से 12 तक की पढ़ाई मुफ्त करेंगे। कक्षा 1 से 12 तक की पढ़ाई। क्यों? देखो, सब पैसे वाले नहीं, गरीब के बच्चे को भी पढ़ने का अधिकार मिलना चाहिए। गरीब के बच्चे को भी, जैसे अमीर आदमी तो अपने बच्चे को अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़ा लेगा, भाई आप लोग काम कर लो, फोटोग्राफर मत बनो, फिर फोटोग्राफर ही बन जाओगे, फिर कुछ नहीं बन पाओगे, तमाश भी नहीं बन जाओगे आप लोग ना, ठीक है? फिर आप पूछते हो कि आप जो मेरी तरफ रात में क्यों गुस्सा हो रहे थे, इन्हीं हरकतों की वजह से। मेरी बात पे गौर करो आप। गरीब के बच्चे को भी उसी तरह की पढ़ाई का अधिकार मिलना चाहिए जैसे अमीर के बच्चे को मिल रहा है। भाई अमीर तो पढ़ा लेगा अपने बच्चे को कोशिश करके अच्छे स्कूल में, और गरीब का बच्चा जाएगा सरकारी में, या गांव क्षेत्रों में जो छोटे स्कूल खुले हैं वहां अच्छी पढ़ाई उस तरह की नहीं हो रही है, तो कल जब नौकरी रोजगार के लिए कंपटीशन होगा तो क्या वो बराबर हो पाएंगे बच्चे? जैसे मैं उदाहरण बताता हूँ सिंपल करके। एक व्यक्ति है जिसके बच्चे को खाने में दाल मिल रही है, और एक व्यक्ति है जिसके बच्चे को खाने में पनीर, बादाम, छुआरे, प्रोटीन, उस तरह की चीजें मिल रही। दोनों बच्चों की शारीरिक अवस्था में फर्क होगा नहीं होगा? बताओ, होगा ही नहीं होगा?
सुन लो, बस सुन लो, बोलो मत। मैं जानता हूं महिला बहुत जानकार है, अभी मेरी सुन लो। अब जनता के बीच में जाके आप लोग बोलना, ठीक है? तो फिर दोबारा समझो, एक आदमी जो 4 पहियों की गाड़ी से जा रहा है और एक आदमी पैदल जा रहा है, किसकी स्पीड ज्यादा होगी? गाड़ी वाले की। तो आप ये समझो, जिसका बच्चे को अच्छा भोजन मिल रहा है, अच्छी पढ़ाई मिल रही है, वो आगे बढ़ेगा, या जिसके बच्चे को रोटी भी खिंच के मिल रही है और पढ़ाई के नाम पे सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है, उसके बच्चे का भविष्य क्या है? अच्छा, मेहनत मजदूरी करके कौन से उद्योगपति, कौन से पूंजीपति, कौन से मजबूत आदमी आप बन जाओगे? अगर आपको सम्मान का जीवन चाहिए, इस महंगाई में अपने आप को सरवाइव करना है, तो आपको नौकरी रोजगार अच्छा चाहिए ही चाहिए। उसके लिए आपके बच्चों को आपको पढ़ाना ही पड़ेगा। नहीं पढ़ाओगे तो कुछ भी आपके हिस्से में नहीं आएगा। चाहे आप मदरसे में पढ़ाओ, चाहे स्कूल में पढ़ाओ, चाहे मॉडर्न एजुकेशन, तो पढ़ाना तो पड़ेगा ही। बिना पढ़े थोड़ा नौकरी रोजगार मिल जाएगा। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि कक्षा 1 से 12 तक पढ़ाई सबके लिए बराबर होनी चाहिए। एक सिलेबस हो, एक बोर्ड हो और एक ही तरह की शिक्षा दी जाए, और अध्यापक वेल क्वालिफाइड हो और गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई दी जाए, जिससे कि 12वीं तक 18 साल का बच्चा होके किसी भी कंपटीशन में बैठे तो सिर्फ इस वजह से कि उस पैसे वाला नहीं था या उसको जो है अच्छा स्कूल नहीं मिला, वो पढ़ नहीं पाए, ऐसी दिक्कतें उनके सामने ना आए। और मैं आज कह रहा हूं, हम 5 किलो राशन दे ना दें, ये तो ये सरकार दे रही, लेकिन हम आपके बच्चों को इतना काबिल बना देंगे कि आपका बच्चा 50,000 रुपए कमाएगा, अपना हाथ नहीं फैलाएगा, ना आपका हाथ फैलने देगा, आपको मजबूत करेगा। इस बात का हम आपको विश्वास दिलाते हैं। आपको और हमें अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी पड़ेगी। जैसे आपने चिड़िया को देखा है, चिड़िया अपना घर बनाने के लिए किसी का इंतजार करती है क्या? एक एक तिनका बुन के लेके आती है। और कुछ चिड़ियाएं तो ऐसी हैं जो इतना शानदार घोंसला बनाती है, ना वो कहीं ट्रेनिंग करती, ना वो कुछ और करती, लेकिन उनके अंदर संकल्प है कि भाई हमें अपना घर मजबूत बनाना। इसी तरह से जब तक आप लोकतंत्र में मेहनत नहीं करोगे तो आपका घर भी मजबूत नहीं बनेगा। ये जो हमारी महिला नेता बहनें हैं, मैं इनको भी कह रहा हूँ, ग्रामीण क्षेत्रों में जाओ, महिलाओं से संवाद करो, उनकी समस्या को जानो। मैं आज आपको कह रहा हूँ, उनकी समस्या का 100% हल करेंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। लेकिन उनके बीच में जाके उनको बताओ कि सिर्फ चुनाव के समय बटन दबा के काम नहीं चलेगा, ये भी देखना है कि बटन कौन सा दबाना है। अगर आपने ऐसा बटन दबा दिया जिससे कि वही सरकार आ गई जो पहले से आजमाए हुए, तो फिर क्या मिलेगा? आप समझे मेरी बात को? हालांकि चुनाव ईवीएम से नहीं होना चाहिए, बैलेट पेपर से होना चाहिए, मेरा ऐसा मानना। आपका क्या मानना है? बैलेट पेपर समझते हो पहले जिससे हम लोग ठप्पा लगाते थे? हाँ, ईवीएम से होना चाहिए, बैलेट पेपर से होना चाहिए। जोर से बताओ, मैं समझा देता हूं। पहले बैलेट पेपर क्या होता है, ईवीएम क्या होती है? ईवीएम होती है जो मशीन होती है जिसपे आजकल चोरी का शक बढ़ रहा, और बैलेट पेपर होता है जहां हम पहले मोहर ले जाके लाके अंदर लगाते थे, जैसे प्रधानी के चुनाव में होता है। तो वोट की चोरी को रोकने के लिए, लोगों के डर को निकालने के लिए हमें बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहिए। इसकी मांग को भी हम लोग तेजी से लेकर आगे बढ़ेंगे। लेकिन एक जो सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग कोशिश कर रहे हैं और हमने ये संकल्प कर लिया है, जो शहरी आवास हैं, गरीब परिवार शहरों में रहते हैं, आवास नहीं है, हम उनको राजकाज बनने पे 150 गज का प्लॉट देंगे और उसमें मकान भी बनाकर देंगे शहर के अंदर। कहाँ? शहर के अंदर, गांव में नहीं। लिखो मेरी बात को जो मैं कह रहा हूं, नोट करो, एफिडेविट दे रहा हूं मैं। जिस गरीब के पास घर नहीं होगा उसको 150 गज का प्लॉट देंगे शहर में और मकान बना के देंगे। इतना शानदार मकान कि वो जाके आराम से अपने परिवार को सम्मान का जीवन दे पाएगा, सुख सुविधा वाला मकान। ऐसा नहीं कि दे दिए 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, उनमें भी अधिकारी खा के 50,000 रुपए और फिर ईंटें ही खड़ी होगी, प्लस्तर भी नहीं हो पाया। इससे नहीं काम चलेगा। अगर आप दे रहे हो, सिर्फ फॉर्मेलिटी मत करो कि कहते हैं ना कि भाई जो जिसके आंख नहीं उसको क्या चाहिए कि साहब एक आंख क्यों, दोनों दे दो उसको। घर बना के दे रहे हो तो ऐसा तो दो कि 20 साल वो घर कहीं जाए ना। ऐसा तो ना दो ना कि उसकी जो है ईंटें भी गिर जाए 2 साल में। इसलिए 150 गज के प्लॉट में पक्का मकान बना के देंगे, इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। लेकिन ये तभी संभव होगा जब आप जाके प्रचार करोगे। जैसे ये बुकाडिया जी का परिवार यहाँ बैठा हुआ है, ये जाके गांव में क्षेत्र में प्रचार करेगा, तब जाके बात बनेगी। वरना 5 साल फिर अगले बात तैयार हो जाओ अन्याय सहने के लिए। फिर कहोगे बच्चियों को रोजगार नहीं मिल रहा है, पढ़ी लिखी बच्चियों को, फिर कहोगे बहन बेटियों पे जुल्म हो रहा है, फिर कहोगे क्या नाम नुकसान हो रहा है, फिर कहोगे खेत की जमीन कोई छीन ले गया माफिया, फिर कहोगे हम पे जमीन नहीं है, फिर कहोगे
हमें तो जो है महंगाई ने मार दिया, फिर कहोगे चूल्हा भी नहीं जल रहा, फिर इन सब चीजों से दो चार होना पड़ेगा। इनसे बचने का एक ही तरीका है कि हम अपनी कमर कस के और अगले जो 5-4 महीने हमें मिले इनमें हम लोग मेहनत करें, प्रचार करें। देखो मेरी बात, आप मेरी बहनें माएँ हो, सुन लो। जब हम एक दूसरे को अपने दिल की बात बताएंगे और तैयार करेंगे सही फैसले लेने के लिए, तभी हमारी हालात बदलेंगे। वरना जितने लोग आके जा चुके नेता बनके, ताकत बनके, ये लोग अगर हम गरीबों के हित से होते तो कोई गरीब नहीं रहता। कभी चुनाव के बाद आपने देखा नेता आपके बीच में आके आपसे कहता हो कि आपको इलाज के लिए पैसे की जरूरत है, लो पैसे ले जाओ, आपको बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसे की जरूरत है, पैसे ले जाओ। लेकिन चुनाव के समय आप देखोगे ना, आप कहोगे, कोई नेता आ जाएगा कि मेरे पे तो किराए के पैसे नहीं, कहेगा ले बहन तू किराए के पैसे क्यों पकड़, क्योंकि उस समय उसको आपकी जरूरत है और चुनाव के बाद 4.5 साल उसको आपकी जरूरत। तो आप ये समझो, इसका मतलब ये तो एक तरह खरीदारी होगी ना कि भाई पैसा दो और वोट ले लो, अपने पक्ष में कर लो। इस खरीदारी को रोकने के लिए और असली लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, ताकत बनानी पड़ेगी और वोट का फैसला समझदारी से लेना पड़ेगा। और अगर ये जो एकता आप लोग आज यहाँ दिखा रहे हो, जहाँ मुस्लिम बहनें भी हैं, दलित बहनें भी हैं और बहनें भी हैं, सब अगर ऐसी एकता बना लोगे तो फिर तो वो दिन दूर है ही नहीं कि आपकी समस्या आपके पास रह जाए। बेटियों को पढ़ाओ, रोजगार करो, कठपुतली मत बनो, समझदार बनो, अपनी लड़ाई लड़ना सीखो। नहीं लड़ोगे तो क्या मिलेगा? क्या हुआ? सुनना बैठ के क्या भैया को बताओ, क्या बेटे बताओ। है एक महीना बुढ़ाना सच्चो है यार। इनका ये मसला है। देखो भाई, मैं आपको भी कहना चाहता हूं, ये बड़ी चिंता का विषय है। जिस तरह से बहन बेटियों का घरों में अपमान हो रहा है, हिंसा हो रही है, बड़ी चिंता का विषय है। इस पे कोई धर्म, कोई मजहब ये सिखाता नहीं है, इस पे कंट्रोल करना चाहिए। अच्छा, महिला को पीट के कौन से ताकतवर हो जाओगे बता, या घर से निकाल के कौन सा सम्मान आपका हो जाएगा? मैं नहीं मानता किसी भी मजहब में लिखा गया होगा कि महिला को बेइज्जत करो या पीटो या घर से निकाल दो। ये अच्छा नहीं है। सहारा देने वाला बड़ा होता है, सहारा छीनने वाला बड़ा नहीं होता। अच्छा, हिसाब तो सबका होगा। ये जितना जुल्म कर रहे हो ना, इसका हिसाब तुमसे जरूर होगा। कभी गलतफहमी में रहते हो, ये भी कहते हो सुबह शाम जिस भी धर्म को मानते हो कि ऊपर वाला देख रहा, ईश्वर देख रहा, फिर ये जो अन्याय करते हो ये नहीं देख रहा। वो यहाँ उस समय कहीं और देखने लग जाता है ऊपर वाला। वो तो सब देख रहा है कि आप कितना क्या कर रहे हो। इस तरह की अगर कोई कहीं इस तरह की दिक्कत है उसको ठीक करो। ये सब चीजें अच्छी बात नहीं, ठीक है बेटे? रोते नहीं आप लोग हैं, कुछ रहो। और कोई बात ये विधानसभा अध्यक्ष कहाँ है? यहाँ के जिलाध्यक्ष कहाँ है? अब जा ले इधर, अपना नंबर दो इसको, बिटिया को।
वो तो आगे अब डाला। तो मैं आपसे कह रहा था कि भाई ये लड़ाई हमारी लड़ाई है, और हम पे लोकतंत्र एक ऐसी चीज है, राजतंत्र में तो जो राजा बन गया वो हटेगा नहीं जब तक वो मरेगा नहीं, लेकिन लोकतंत्र में जनता के हाथ में ताकत है, जनता जिसको चाहे आगे बढ़ा दे, जिसको चाहे जमीन पे पटक दे। आप अपने वोट के फैसले से अपनी तमाम परेशानियों को हल कर सकते हैं। हमने एक 32 पॉइंट का एक एजेंडा बनाया है जिसपे हम लोग काम करेंगे, उसमें वो हर चीज है जिससे आपके जीवन में बदलाव हो जाएगा। और मैं फिर कह रहा हूं, सबसे बड़ा काम करेंगे हम लोग एजुकेशन पे, शिक्षा पे और स्वास्थ्य पे। सरकारी अस्पतालों को सुधार कैसे बनाएंगे कि वहां आपको इलाज के लिए कोई परेशानी नहीं आएगी, समय पे इलाज मिलेगा, डॉक्टर मिलेगा, टेस्ट वहीं होंगे, दवाइयां वहीं से मिलेंगी और सुविधाएं होंगी, सफाई होगी। ऐसा नहीं होगा कि आज जैसा आज के अस्पताल बने हुए, मशीनें नहीं है, बाहर टेस्ट बाहर से लिख दिए, दवाइयां बाहर लिख दी, ये सब चीजों पे रोक लगाएंगे, ठीक है। मगर ये होगा तभी जब आप लोगों का सहयोग मिलेगा। और आपको तो स्पेशल काम करो, आपको कह रहा हूं, ये जो गुलाबी सूट में हमारी माँ बैठी है, शांत हो जाओ, ये चने उन्हें उधर जाके बेचो, अल्लाह मचा रहे। मेरी बात पे गौर करो, फोन रखने लगी हो तो सब जिन पे फोन है वो अपनी रिश्तेदारियों में फोन किया करो। प्रचार कैसे होगा? आपकी बेटी की ससुराल में, बेटे की ससुराल में, अपनी ननंद को, अपनी बहन को, सबको फोन किया करो। भाई मीडिया वाले नहीं दिखाएंगे ना दिखाए, टीवी वाले दिखाएंगे नहीं दिखाए ना दिखाए, अखबार वाले, तो आप तो किया करो अपना काम, या इसी गरीबी में मरना है? बता, मैं सवाल पूछूंगा तो आपके चेहरे उतर जाएंगे। हवाई जहाज में बैठी आप में से कोई, जरा बताना क्यों ये हवाई जहाज अमीरों के लिए क्या है? नहीं, मर्द का तो मुझे पता नहीं, बैठे ना बैठे, आप लोगों को बैठना चाहिए। ये आपको थोड़े बताते हैं बैठ जाते हैं हवाई जहाज में, ये सारी बातें नहीं बताते आपको, लेकिन मैं महिलाओं के लिए बात कर रहा हूं आज। सुनो, फिर हमारी अम्मा बात सुनो, अब देखो मिलने दो मौका, और योजना बनाएंगे कि गरीबों को भी हवाई जहाज का सफर करने का मौका मिले, उनको भी जो है एक बार दुनिया देखने का मौका मिले। मेरी बात को याद रखना, ठीक है। मैं ये तो नहीं कहता हर जिले में एयरपोर्ट बन जाएगा, लेकिन मैं आपको फिर कह रहा हूं, जो गरीबी में पैदा हुआ ऐसा नहीं गरीबी में मरेगा, ठीक है। उसके लिए योजना बना के सारी कार्रवाई की जा सकती है, ठीक है। लेकिन बस ये है कि करने के लिए नियत चाहिए। जब नेता पैसा कमाने लग जाएगा फिर कहां से हो जाएगा? जब नेता वोट तो लेगा गरीब जनता से और काम करेगा पूंजीपतियों का, कंपनी वालों का, फिर कहां से हो जाएगा? कहां आपके पढ़े लिखे बच्चे बेरोजगार नहीं घूम रहे? आपके बच्चों को रोजगार मिल जाएगा, वही आपको घुमा देंगे। आपको रोजगार मिल जाएगा 25-30 हजार रुपए का, तो आप खुद ही घूम लोगे, आपको किसी और की जरूरत क्यों पड़ेगी? समझे नहीं समझे? अभी तो आपको पता जो पैसा है ये घूमने में नहीं है, तो पेट पल जाए इसी के लिए बहुत कम है, इसलिए नहीं आप अपने बारे में सोच पा रही। तो जैसा मैंने आपको बताया, गर्मी बहुत है, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि मुझे भी आगे कार्यक्रम में जाना। मेरी इनका आग्रह था कि यहाँ लोकल के लोगों से आपको बात करनी है, तो मैं आपका यहाँ पहुंचने पे धन्यवाद देता हूँ। और मेरी बात को जो मैंने आपको बताई, वो पंपलेट कहाँ है? अजय भाई पंपलेट कहाँ है? नहीं, बिजली फ्री नहीं करेंगे, बिजली 300 यूनिट तक फ्री होगी, उसके बाद झूठ नहीं कहते हम। सुनो, हम आपको रोजगार देंगे 20-25 हजार रुपए तक का कुटीर उद्योग के जरिए, तो फिर आप बिजली का पैसा क्यों नहीं दोगी? बता, फिर दे दोगी नहीं दे दोगी? अब यही कह रहा हूं, समझे नहीं समझे? जब आप पे पैसा होगा फिर आपको देने में दिक्कत नहीं होगी, जब पैसा नहीं होगा तो कहां दोगे? खून बेच के थोड़ा ही दोगे? देखो मैं झूठ नहीं कहता, मैं अभी भी आपको हामी कर देता, हाँ जी, नहीं मैं झूठ नहीं बोलता, मुझे पता है क्या दे सकते क्या नहीं। पानी हम आपको साफ देंगे पीने के लिए, जैसा पानी आरओ का अमीर लोग पीते हैं ऐसा देंगे, जैसा बिस्लरी की बोतल मिलता है ऐसा देंगे कि आपको नल के टंकी का गंदा पानी पीना पड़े। याद रखना मेरी बात को, साफ पानी देंगे पीने के लिए जो आप बीमार ना हो। और बिजली आपको जितनी यूनिट का उतनी फ्री मिलेगी, उसके बाद सस्ते दाम पर मिलेगी, और आपको जब रोजगार मिलेगा तो आप पैसे भी दोगे। जब सरकार पे टैक्स आएगा तभी तो योजनाएं आगे बढ़ेगी। लेकिन हम सबसे ज्यादा जरूरी करेंगे शिक्षा। ये लोग जिन पे पढ़ना आता है वो पढ़ो, और ये बातें जाके बतानी है सब लोग। बांटो भाई, बांटो।
इधर आगे बैठो। हाँ ये बांट देंगे, बहनें बांट देंगी। मुझे दे दो, मैं बांट दूंगी। और ये नेता लोग भी काम किया करो। अभी आज गर्मी में वहां जोश देखूंगा तुम्हारा कितना है, तुम लोगों में, सब लोगों में। हिम्मत तो नहीं हार जाओगे? पक्का? तो देख लो, अभी बता दो। आज ये नवाजिश भाई, तरुण भाई, ये सब लोग भी गर्मी में आपके साथ ही रहेंगे, घबराओ मत भाई। नेता आगे आगे रहेगा तभी तो जनता चलेगी पीछे पीछे। इनको आगे आगे रखना है ना। हाँ ठीक। क्या यहाँ आ जाओ, आवाज नहीं आ रही। एक पंपलेट इसके हाथ में दे दो, एक मुझे दे दो। बता। ठीक है, अब क्या चाहता है बता। ये तो गांव का आपसे मसला है आपका भाई। गांव के लोग अगर आप एक ही समाज के लोग कर रहे हैं तो उनको समझा के कर सकते हैं, उनसे लड़ तो नहीं सकते। परमिशन पे ये 19 नंबर पढ़ क्या लिखा हुआ है? तो इसमें तेरी समस्या का हल है। जितने बहुजन महापुरुष हैं उनकी जयंतियों पे, उनके जो है प्रकाश पर्व पे, उनके जो है परिनिर्वाण दिवस पे आयोजन करके उनकी महापुरुषों की विचारधारा के लिए परमिशन दी जाएंगी। यही है, ये समझ गया? तो उससे पहले मैं लिख के बैठा हूं जो मुझे करना है, समझा? ठीक है। आप नवाजिश भाई जो हैं वो अपनी बात रखेंगे। आओ जल्दी, आओ इधर। कोई एप्लीकेशन है तो दे दो, आधे घंटे में दे दो, 1 घंटे में दे दो। मैं नाम बता जाऊंगा, उनको दे देना, मैं आज ही बात कर लूंगा। नहीं, पानी का समाधान एक ही है, उसकी निकासी की व्यवस्था होगी, चाहे वो जोहड़ में जाए, तालाब में जाए या फिर नाले में जाए, लेकिन बिना निकासी की व्यवस्था के नहीं हो सकता। सरकार की तरफ से आप आज डूब जाओ, कल डूब जाओ, परसों डूब, सरकार को फर्क नहीं पड़ता। बरसात आएगी, सरकार पे कोई योजना ही नहीं है, हम पे योजना है, सरकार पे नहीं। आप एप्लीकेशन दो, फिर हम उस पर बात करेंगे, ठीक है?